और जितने भी बच्चे 2025 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा ना, जितने भी प्रश्न मैं आज के इस वीडियो में कराऊंगा, वो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को 2025 के बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसे पत्रिकाएं हैं, कुछ ऐसे पेज हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, और यही पेज वो इंपॉर्टेंट पेज मैं लेकर के आया हूँ जो आप लोगों को हिंदी में 70 में 70 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाली, और आज की इस वीडियो को पूरा देख करके आप लोग अपने 70 नंबर बिल्कुल अचीव कर सकते हो। और यहाँ पर देखो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर के आया हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और यहीं से ही आप लोगों के 70 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए आप लोग क्या करिए कि वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखिए, और इसी वीडियो से आप लोग अपने बोर्ड पेपर में 70 में 70 नंबर ला सकते हो ना। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से कि आप लोग आराम से 70 नंबर ला दोगे इस पूरी की पूरी वीडियो को देख करके। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं जो पेपर में 6 नंबर के आते हैं। इम्पोर्टेंट पद्यांश जो हो गया पेपर में 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से जीवन परिचय भी तैयार करके जाने हैं, और आपके पेपर में 7 नंबर का निबंध भी आएगा। ठीक है, और 10 नंबर का जीवन परिचय, और 6 नंबर का आपका जो ये पद्यांश, 6 नंबर का गद्यांश भी पूछा जाएगा। एक पत्र लेखन भी पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर का आएगा, और संस्कृत का एक गद्यांश आएगा, संस्कृत का पद्यांश आएगा। टोटल मिलाकर 10 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, है ना। आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन सा श्लोक तैयार करके जाना है, फिर आप लोगों से 2 प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जाएंगे संस्कृत में, और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो सीधा डायरेक्ट आप लोगों को 20 नंबर दे करके जाएंगे, है ना। तो चलिए देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से, है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे ना। तो चलिए एक एक करके देखो, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं कराता जाऊं, आप लोग सबसे पहले उन प्रश्नों को उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, है ना। और फिर देखो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप लोग पहले इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और मुझे कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ, है ना। क्योंकि प्रश्न जो है जरूर 100% पेपर में पूछे जाएंगे, और इनको अगर स्टूडेंट कोई भी धरती पर ऐसा व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो इन प्रश्नों को आने से रोक दे। ठीक है, जरूर 100%, 100% यही वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो देखो मेरा सबसे पहला देखो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। अब यहाँ पर आप लोगों को पहचान कर लिखना है। आप देखो कौन सा ऐसा कथन है जो सही है, फिर उसको आप लोगों को पहचान कर लिखना है। अब पहले आप लोग इसको सही से पढ़ो, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। चलो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखो ए ऑप्शन है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे। बी ऑप्शन है तितली कहानी विधा की रचना है। सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और डी ऑप्शन है ममता जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका देखिए सीधा डायरेक्ट इसका आंसर नंबर जो सी है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, जरूर देखो पेपर में आएगा इस बार, कोई भी नहीं रोक सकता, 1 नंबर आपका पक्का हुआ। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन दिया है अज्ञेय जी, और डी ऑप्शन दिया है इला चंद्र जोशी, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बाद में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएं तो आप लोग मुझे बता देना कि आप लोगों ने कितने सही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। नोट कर लो इसको, 2 नंबर आपके पक्के हुए। चलो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना हो जाएगी। अब देखो इसके 4 ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन जैसे ही आप लोग इसके 4 ऑप्शन में जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा काव्य, है ना। क्योंकि हमसे पूछा गया इसको रेणुका और जो आपकी हुंकार है ये किस विधा, ठीक है, विधा पूछे गए यहाँ पर आपसे। तो ए ऑप्शन दिया काव्य विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया कहानी विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया आलोचना विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा। अब आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है, सभी के सभी बच्चे पहले ही मतलब मेरे प्रश्न में मेरा उत्तर बताने से पहले आप लोग मुझे कमेंट में कर दिया करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य। जल्दी से कमेंट में कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितने होशियार हैं और आप लोगों की तैयारी जो है कितनी अच्छी चल रही है।
चलो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? अब देखो कलम का जो सिपाही है इसकी रचना किसने की थी? तो ए ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा ने की थी, बी ऑप्शन दिया अमृत राय ने की थी, सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र ने की थी और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आप लोग अपने 70 में 70 नंबर अचीव करने वाले हो और पूरा का पूरा एंड तक देखो, मतलब लास्ट तक देखो और 70 नंबर अपने लेकर के जाओ यहीं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। और बी अब प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो छायावादी युग के प्रमुख लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक के अगर हम बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर देखो पहले क्या होगा, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है यशपाल, बी ऑप्शन दिया है वृंदावन लाल वर्मा, सी ऑप्शन दिया है राम कुमार वर्मा, डी ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग जल्दी से नोट कर लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा, है ना। तो राम कुमार वर्मा जो है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हो जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 6 को देखो। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया घनानंद, बी ऑप्शन दिया भूषण जी हो जाएंगे, सी ऑप्शन दिया बिहारी और डी ऑप्शन दिया सेनापति। तो अगर हम बात करें कि रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे, तो भूषण जी सही हो जाएंगे, है ना। तो इसको नोट करेंगे। अब प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि कामायनी के रचयिता कौन हो जाएंगे? कामायनी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ए ऑप्शन दिया सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन दिया निराला, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती। तो चलो मुझे कमेंट में करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है, सभी किसी भी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं और इसका जवाब देने के लिए मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। और यहाँ से आप लोगों के मैंने 7 नंबर आपके पक्के करा दिए हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जल्दी से बताइए, कमेंट में करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि कौन हो जाएंगे? तो अब देखो इसका ए ऑप्शन दिया भूषण जी हो जाएंगे, बी ऑप्शन दिया बिहारी और सी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन दिया अज्ञे जी। चलो इसका आंसर देखो मैं बता रहा हूँ, इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब अज्ञे जी इसके सही हो जाएंगे। अब देखो बात करते हैं आगे, ठीक है। अगला जो मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या हो जाएगी? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन दिया लोकायतन, बी ऑप्शन दिया परिमल और सी ऑप्शन दिया भारत भारती, डी ऑप्शन दिया परिवर्तन। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी भारत भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे देखो, अब 2 प्रश्न आप लोगों से उपसर्ग से पूछे जाएंगे, है ना। तो 2 प्रश्न आप लोगों से उपसर्ग से पूछे जाएंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि सही उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। तो अब देखो उपसर्ग में क्या होता है, अब देखो सही किसके आगे लगा है, तो सही इसके आगे लगा है और यहाँ पर देखो सही नहीं लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मी, है ना। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि जो मेरा अनादर है, ठीक है, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? अब देखो अनादर, है ना, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया? ए ऑप्शन दिया है अन, बी ऑप्शन दिया अनु, सी ऑप्शन दिया आ और डी ऑप्शन दिया आ, बड़ा आ। तो ये जो प्रश्न नंबर 11 जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है, इसका आंसर हर सभी के सभी बच्चे दे सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 जो है ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला जो प्रश्न है 11, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मतलब 7, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 11, ये 2 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहे घबराहट, घबराहट शब्द में प्रत्यय बताइए। चलो प्रत्यय तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ए ऑप्शन दिया है हट, बी ऑप्शन दिया है गम, सी ऑप्शन दिए गरम और डी ऑप्शन दिए वट। क्योंकि घबराहट में देखो लास्ट वाला ऑप्शन उठाया जाता है, प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय में लास्ट वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने उठाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हट, है ना। आगे देखो,
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में, जो कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में समास से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो समास से भी 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं कि त्रिवेणी में कौन सा समास होता है। तो ए ऑप्शन दिया द्वंद्व समास होता है, बी ऑप्शन दिया द्विगु समास होता है, सी ऑप्शन दिया बहुब्रीहि समास होता है, डी ऑप्शन दिया अव्ययभाव समास होता है। चलो मैं आप लोगों के लिए इसके लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलो कमेंट कर दिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, बी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 में हमसे तत्सम शब्द पूछा गया है, और पूछा गया है कि कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर हमसे कपड़े का तत्सम शब्द पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया वस्त्र, बी ऑप्शन दिया करपट, सी ऑप्शन दिया दुकुल, और डी ऑप्शन दिया वसन। तो देखो, इस प्रश्न के लिए मैं आप लोगों को 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से सोच समझकर इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताएं। ठीक है, चलो कमेंट कर दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, बी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा, करपट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमसे देखो क्या कह रहा है कि नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। जो नौका शब्द है, यहाँ पर हमको नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन दिया सरवरी, बी ऑप्शन दिया तरी, सी ऑप्शन दिया तटनी, और डी ऑप्शन दिया द्विता, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि जो नीरजा है, नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, जो नीरजा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन दिया वियोगी हरि। अब देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है, सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। आगे देखो, एक स्थायी भाव भी पूछा गया है। कहा गया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न नंबर 17, यहाँ से आप लोगों के पूरे 17 नंबर पक्के हुए। अब देखो, बात करते हैं आगे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। ए ऑप्शन दिया शोक, बी ऑप्शन दिया रति, सी ऑप्शन दिया क्रोध, डी ऑप्शन दिया भयानक, है ना। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन भी आ चुके हैं, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है। चलो इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से मुझे सोच समझकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब सोरठा पूछा गया, तो सोरठा का राइट आंसर हो जाएगा शोक। सॉरी, सोरठा ने अब लिखा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब आगे देखो, सोरठा आएगा। सोरठा में कह रहा है कि सोरठा के प्रथम, जो मेरा प्रथम और जो तृतीय चरण है, प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब देखो, ए ऑप्शन दिया है 11-11 मात्राएं होती हैं, बी ऑप्शन दिया 13-13 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन दिया 16-16 मात्राएं होती हैं, डी ऑप्शन दिया 24-24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, वो उनका 1 नंबर फिर से पक्का हुआ। अब आगे देखो, बात करते हैं। आगे देखो, हमसे पूछा गया है कि चरण कमल बंदाओ हरिराई। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 19 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि चरण कमल बंदाओ हरिराई में कौन सा अलंकार होता है। ए ऑप्शन दिया अनुप्रास अलंकार होता है, बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार होता है, सी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार होता है, डी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि चरण कमल बंदाओ हरिराई में कौन सा अलंकार होता है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर रूपक अलंकार जो होता है, ये चरण कमल बंदाओ हरिराई में होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 20 कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। सोरठा में देखो कितने चरण होते हैं। ए ऑप्शन दिए 2 चरण होते हैं, बी ऑप्शन दिए 4 चरण होते हैं, सी ऑप्शन दिए 6 चरण होते हैं, डी ऑप्शन दिए 8 चरण होते हैं। तो अगर हम बात करें सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो सोरठा में हमेशा 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये पूरा सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों का पूरा कंप्लीट होता हुआ, है ना। तो अब जो मेरा अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जो कि आप लोगों को सीधा डायरेक्ट आप लोगों को 10 नंबर दे करके जाएगा। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार करके जाने हैं। तो जीवन परिचय मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला मेरा टॉपिक है जीवन परिचय पर आधारित है। सिर्फ आप लोगों को यही जीवन परिचय तैयार करके जाने हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाहर आप लोगों को कोई भी जीवन परिचय नहीं तैयार करना है, ठीक है। देखो आगे देखो बात करते हैं। चलो जीवन परिचय में देखो कौन कौन से जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। जीवन परिचय में देखो आप लोगों के पेपर में 2 जीवन परिचय आएंगे, जिसमें से एक जीवन परिचय जो होगा वो कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और एक जीवन परिचय जो होगा वो लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, यानी कि 2 जीवन परिचय होंगे। अब देखो कवि का जो जीवन परिचय होगा 5 नंबर का सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा और लेखक का जो जीवन परिचय होगा 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिलाकर आप लोगों के पेपर में 10 नंबर का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कवि में से आज ही, ठीक है, आज ही रात में देखो, आज रात में आप लोग तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, कवियों में आप लोग तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तैयार करके जाओ। और लेखक में आप लोग रामधारी सिंह दिनकर और रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय तैयार कर लो, ठीक है। और इतने अगर आप लोग इन 1 2 3 4 5 6 6 लोगों का अगर आप लोग जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को फिर 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है जो आप लोगों को 10 में 10 नंबर लाने से रोक दे, ठीक है, अगर आप लोग इन सबका जीवन परिचय तैयार कर लेते हो। अब देखो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला मेरा टॉपिक है, अब मैं अगली चीज़ आप लोगों को बताऊंगा निबंध, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है जो आप लोगों को 7 नंबर दे करके जाएंगे। तो निबंध के बारे में बात करते हैं। देखो निबंध में आप लोगों को कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं, ये देखो आ चुके हैं महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। निबंध में देखो, तो ये निबंध में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 4 निबंधों को तैयार करके चले जाना है। 4 निबंध आप लोगों को तैयार करने हैं ओनली, फिर इसके बाद कोई भी निबंध आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पहला देखो है विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस निबंध को तैयार करें। फिर मेरा अगला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण। फिर मेरा, अब देखो ये दूसरा निबंध क्या है, दूसरा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण और पहला निबंध देखो क्या है, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तीसरा निबंध है बेरोजगारी की समस्या और मेरा अगला देखो 4th नंबर पर निबंध है कि राष्ट्र प्रेम स्वदेश प्रेम, इसको भी तैयार करो, ठीक है। पेपर में 7 नंबर का आएगा, है ना। तो पेपर में 7 नंबर का निबंध भी पूछा जाएगा। फिर देखो अगला टॉपिक देखो क्या है, अगला मेरा टॉपिक है संस्कृत से, ठीक है। तो संस्कृत में आप लोगों से पूछा जाएगा, संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा और संस्कृत में आप लोगों से संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा, मतलब 10 नंबर का यहाँ से भी आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को देखो 10 नंबर का मैंने गद्यांश पद्यांश, 7 नंबर का जीवन परिचय, मतलब 10 नंबर का जीवन परिचय, 10 10 20 7 27 31, मतलब आप लोगों के 51 नंबर आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब 51 नंबर आप लोगों के पूरे कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। अब यहाँ से देखो बात करते हैं, अब यहाँ से आप लोगों से संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश भी पूछे जाएंगे, ठीक है। संस्कृत के गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे पेपर में सीधा डायरेक्ट 10 नंबर का, और आप लोगों को संस्कृत के गद्यांश पद्यांश में सिर्फ इतने ही गद्यांश पद्यांश को तैयार कर लेने। अब देखो बात करते हैं यहाँ से संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में देखो आप लोगों को पहला गद्यांश है कि वाराणसी सुविख्याता इमाम बहु प्रशंसन्ति, है ना। जो ये आप लोगों का जो चैप्टर है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, है ना। तो उसी चैप्टर से, मतलब वाराणसी चैप्टर से इसको उठाया गया है, तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो इसको। अगला मेरा देखो है 2nd नंबर पर है ऐसा नगरी भाषायाम कारिता, इसको भी तैयार करो, बहुत पूछा जाता है पेपर में और इस बार 2025 में जरूर आएगा, ठीक है। इसको भी तैयार करो। आगे देखो बात करते हैं 3रे नंबर पर कि अस्माकम संस्कृति और डाडा चेत दिया है, इसको भी तैयार करो, ठीक है। ये भी पेपर में 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ से आप लोगों के 5 नंबर में यहाँ से पक्के हुए और 5 नंबर अब आपके यहाँ से भी पक्के होंगे कि संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश। देखो ये गद्यांश था आपका, ये पद्यांश है। अब देखो गद्यांश में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से गद्यांश आप लोगों को तैयार करने। अब पद्यांश में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पद्यांश में आप लोगों को कौन कौन से पद्यांश तैयार करने। चलो बात करते हैं पद्यांश में, ठीक है। देखो पहला है कि अपदो दूरगामी सा पंडिता, पेपर में 5 नंबर का आएगा। सेकंड है नागरिका बहुकालम दत्तानि, ठीक है, पेपर में 5 नंबर का आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पेपर में 5 नंबर का आएगा। मानम हित्वा डाट डाट सुखी भवेत, पेपर में 5 नंबर का आएगा। माता गुरुतरा बहुतरी त्रणात्, पेपर में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पद्यांश बताएं। तो पहला पद्यांश क्या था, अपुतो दूरगामी सा पंडिता,
नंबर 1 पर आता है, ठीक है। नंबर 2 पर आता है आपका नागरिका बहुकालम दत्तानी, जो कि पेपर में सीधा डायरेक्ट 5 नंबर का आएगा। और इतने में से ही आप लोगों को एक पद्यांश मिल जाएगा पेपर में, है ना। तीसरा देखो सर्वे भवन्तु और डाडर भवेत, और चौथा है मानव हित्वा सुखी भवेत। 5 नंबर पर है माता गुरुतरा बहुतरी तृणात्, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोगों के पेपर में 70 नंबर पूरे क्लियर होने वाले हैं। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पेपर में स्टार्ट होने वाली, जो कि सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में 12 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब 12 नंबर का, 12 नंबर का यहाँ से आप लोगों के पेपर में आने वाला है। तो 12 नंबर फिर अपने पक्के करो, ठीक है। क्योंकि हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है, सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहीं से आप लोग, फिर यहाँ से आप लोगों को एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। देखो पहला है, आप लोगों को पढ़ना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। सीधा डायरेक्ट ए टू जेड आप लोगों के पेपर में 6 नंबर का आएगा, है ना। अगला देखो, सेकंड नंबर, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक एकता भी, है ना, जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा, ठीक है। सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलो, आराम आराम से पढ़ लेना, ठीक। अगला देखो, तीसरा नंबर, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में डाट डाट को नियंत्रित भी, 6 नंबर का आएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा गद्यांश में, सब कुछ यहीं से ही पूछा जाएगा। आगे देखो कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप ओत प्रोत, ठीक है, डाट डाट। इन सबको आप लोग कॉपी में देख कर लिख लेना, या फिर मैंने इनको सॉल्व भी करा चुका हूँ, और वहाँ से आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं कि मगर ऐसा न आज तक हुआ, डाटा गुणों का विकास करें, ठीक है, जो कि पेपर में सीधा 5 नंबर का आएगा, है ना। तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट गद्यांश थे, जो कि सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में 6 नंबर का आता है। अब देखो आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश, है ना। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आप लोगों को कौन कौन से ऐसे पद्यांश जो आप लोगों को तैयार करने हैं। पहला देखो पद्यांश है पद्यांश, ठीक है, 6 नंबर का आता है पेपर में। पहला है कि चरण कमल बंदौ हरिराई तिहि पाई, इसको तैयार करो, पेपर में डायरेक्ट 6 नंबर का आता है ना। और हर बार यही पूछा रहता है, इस बार यही वाला पूछा जाएगा आपके पेपर में। सेकंड नंबर देखो कि विषुवत रेखा का वासी जो प्राण निछावर, सीधा डायरेक्ट 6 नंबर का आएगा। तीसरा नंबर पर देखो, इस समाधि में छिपी हुई है, डाट डाट करके दिया है मर्दानी की, पेपर में 6 नंबर का आएगा। आगे देखो नंबर 4 नंबर पद्यांश देखो क्या कह रहा है कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, जो कि बना लें हम, ये भी पेपर में 6 नंबर का आएगा। और 5 नंबर पर बात करते हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा कपाली था, पेपर में 6 नंबर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को कंप्लीट पूरी हिंदी के सभी ए टू जेड 70 नंबर बताए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पूरे 70 नंबर कंप्लीट होते हैं, और यहाँ से आप लोगों की ये वीडियो भी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।